कभी कभी ना दुनिया सच में रातों रात बदल जाती है और जनवरी 2026 में ठीक ऐसा ही हुआ। आज हम उन्हीं घटनाओं पर नजर डालेंगे जिन्होंने ग्लोबल पावर के सारे नियम ही बदल कर रख दिए। साल 2026 इसकी शुरुआत ही एक ऐसे मिलिट्री ऑपरेशन से हुई जिसने रातों रात पूरी दुनिया का पावर बैलेंस बिगाड़ दिया। आप समझिए, दुनिया भर की राजधानियों में ना अलार्म बज गए थे। ये ऑपरेशन कमाल की तेजी और सटीकता से किया गया था। सोचिए, प्रेसिडेंट ट्रंप के गो कहने के महज 2 घंटे और 15 मिनट के अंदर वेनेजुएला के प्रेसिडेंट निकोलस मादुरो अपने ही घर से गिरफ्तार कर लिए गए। मतलब स्पीड और एफिशिएंसी का लेवल देखिए। लेकिन इस स्पीड और प्रिसिजन के पीछे एक बहुत बड़ा नैतिक और कानूनी सवाल भी खड़ा हो गया। सवाल ये कि क्या एक देश को ये हक है कि वो किसी दूसरे संप्रभु राष्ट्र के लीडर को यूं ही हटा दे। अब देखिए, इंटरनेशनल लॉ के जो एक्सपर्ट्स हैं जैसे मिगेल गार्सिया अल्वारेज, उनके लिए जवाब बिल्कुल साफ था कि ये किसी भी नजरिए से इंटरनेशनल लॉ का सीधा सीधा उल्लंघन है। और इस एक हमले ने ना पूरी दुनिया को 2 हिस्सों में बांट दिया, विचारधारा के आधार पर। एक तरफ वो देश थे, खासकर राइट विंग सरकारें, जिन्होंने अमेरिका का खुलकर सपोर्ट किया, उनके लिए ये डेमोक्रेसी की जीत थी। और दूसरी तरफ ढेरों देश जिन्होंने इसकी कड़ी निंदा की, इसे खतरनाक हमला बताया। और यहीं से ये साफ हो जाता है कि कैसे एक देश का बोल्ड मूव दूसरे के लिए जंग का बुलावा बन सकता है। तो अब सवाल ये है कि इन सारी उलझी हुई ग्लोबल घटनाओं को समझें कैसे। इसके लिए ना हमें एक बहुत दिलचस्प कॉन्सेप्ट को समझना होगा, ग्लोबल चेस बोर्ड का कॉन्सेप्ट। मतलब एक ऐसी शतरंज की बिसात जहां देश खिलाड़ी हैं और पूरा इतिहास खेल का मैदान। ये एक ऐसा जियोपॉलिटिकल कॉन्सेप्ट है जिसमें हर देश एक ग्रैंड मास्टर की तरह है। उसकी हर चाल, चाहे वो मिलिट्री हो, इकोनॉमिक हो या डिप्लोमैटिक, बहुत सोची समझी होती है। और आखिर में गोल क्या है? गोल सिर्फ एक है, वर्ल्ड स्टेज पर अपनी पोजीशन को मजबूत करना और अपने कॉम्पिटिटर्स पर एक स्ट्रेटेजिक बढ़त बनाना। और देखिए, वेनेजुएला पर जो हमला हुआ वो इस चेस गेम की सिर्फ एक चाल थी। ठीक उसी वक्त नॉर्थ अटलांटिक में एक और खेल चल रहा था। यहाँ अमेरिका की नजरें थीं ग्रीनलैंड पर। क्यों? क्योंकि आर्कटिक पर कंट्रोल के लिए ये एक बहुत जरूरी मोहरा था। लेकिन डेनमार्क के लिए ये उसकी सॉवरेनिटी का सवाल था, एक ऐसा हिस्सा जिसे वो अलग नहीं कर सकता। और प्रेसिडेंट ट्रंप का ये जो बयान है ना, ये जियोपॉलिटिक्स को लेकर उनके माइंडसेट को बिल्कुल साफ कर देता है। उनके लिए ग्रीनलैंड कोई कल्चर या सॉवरेनिटी का मामला नहीं था, ये तो एक बड़ी सी रियल एस्टेट डील थी। उनका सीधा कहना था, देखो कितना बड़ा है ये, इससे तो अमेरिका का हिस्सा होना ही चाहिए। मतलब एकदम ट्रांजैक्शनल अप्रोच। लेकिन रुकिए, ग्रीनलैंड की कहानी सिर्फ उसकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन तक ही सीमित नहीं है। असली खेल तो इसकी बर्फीली चादर के नीचे है, एक छिपा हुआ खजाना जो इसे इस जियोपॉलिटिकल गेम का रियल प्राइज बनाता है। यहाँ तेल के इतने बड़े भंडार हैं कि वो अमेरिका के पूरे ऑनशोर रिजर्व्स के बराबर हैं। और सिर्फ तेल ही नहीं, यहाँ रेयर अर्थ एलिमेंट्स, यूरेनियम और वो सारे ज़रूरी मिनरल्स हैं जो हमारी आज की टेक्नोलॉजी को चलाते हैं। अब इस ग्लोबल चेस बोर्ड पर एक और बहुत बड़ा खिलाड़ी है, भारत। और भारत का खेल काफी उलझा हुआ है। वो एक ही वक्त पर कई फ्रंट्स पर खेल रहा है और अपने पड़ोसियों की आक्रामक चालों के बीच एक बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहा है। तो भारत के सामने एक साथ 3 चैलेंज है। पहला, नॉर्दर्न फ्रंट पर चीन के साथ पुराना टेरिटोरियल डिस्प्यूट। हाल ही में भारत ने शक्सकाम वैली पर अपने दावे को और जोर देकर दोहराया है। अब ये एक बहुत बोल्ड डिप्लोमैटिक मूव है। क्यों? क्योंकि ये सीधा सीधा चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी सीपेक की लेजिटिमेसी पर सवाल उठाता है। और सीपेक बीजिंग के एम्बिशियस बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का एक बहुत अहम हिस्सा है। दूसरा चैलेंज है वेस्टर्न फ्रंट पर। और यहाँ खतरा ट्रेडिशनल आर्मी से नहीं बल्कि फ्यूचर की टेक्नोलॉजी से है। रिपोर्ट्स बता रही हैं कि पाकिस्तान अटैक ड्रोन्स टेस्ट कर रहा है, जिन्हें लॉइटरिंग म्यूनिशंस कहते हैं। ये एक नए तरह की लड़ाई है जिसे एसिमेट्रिक वॉरफेयर कहते हैं। मतलब कम लागत वाले, मुश्किल से पकड़ में आने वाले हथियार जिनसे एक छोटी ताकत भी एक बड़ी और ट्रेडिशनल आर्मी को भारी नुकसान पहुंचा सकती है। और फिर आता है ईस्टर्न फ्रंट, जहां चैलेंज बिल्कुल ही अलग है। ये मिलिट्री नहीं बल्कि डेमोग्राफिक है। यहाँ अवैध माइग्रेशन और उससे होने वाले डेमोग्राफिक बदलाव एक बहुत बड़ा मुद्दा है। और ये सिर्फ एक सिक्योरिटी प्रॉब्लम नहीं है, ये एक गहरा सोशियो इकोनॉमिक इशू है जो रीजनल पॉलिटिक्स, ह्यूमन ट्रैफिकिंग और आइडेंटिटी के सवालों से जुड़ा हुआ है।
अब इन सब कॉम्प्लेक्स सिक्योरिटी चैलेंजेस के बीच भारत अपने नेशनल इंटरेस्ट को सबसे ऊपर रखते हुए कुछ बहुत कैलकुलेटेड इकोनॉमिक मूव्स भी ले रहा है। जैसे वेस्टर्न सैंक्शंस के बावजूद इंडियन रिफाइनरीज ने जनवरी में रूस से सस्ता क्रूड ऑयल खरीदना और भी बढ़ा दिया। ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल कदम है देश की एनर्जी सिक्योरिटी को पक्का करने के लिए, भले ही इससे उसके वेस्टर्न पार्टनर्स को थोड़ी नाराजगी हो। तो ये जो कदम है ये शॉर्ट टर्म में एनर्जी की जरूरत तो पूरी कर रहा है, लेकिन ये भारत की लॉन्ग टर्म जियो इकोनॉमिक स्ट्रैटेजी को लेकर बड़े सवाल खड़े करता है। क्या ये सिर्फ एक अपॉर्चुनिस्ट डील है या फिर ये दुनिया की बड़ी ताकतों के बीच बैलेंस बनाने की किसी बड़ी प्लानिंग का हिस्सा है? और बात सिर्फ रिएक्शन देने की नहीं है, भारत की स्ट्रैटेजी एक्टिवली फ्यूचर को शेप करने की भी है। आइए देखते हैं कि कैसे वो नए गठबंधन बना रहा है और ऐसे एम्बिशियस प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहा है जो दुनिया के ट्रेड और पावर के मैप को ही बदल सकते हैं। देखिए, रेड सी में जो हाल में संकट हुआ उसने एक बात तो साफ कर दी, हमारी ग्लोबल सप्लाई चेन्स बहुत बहुत नाजुक हैं। और इसी के जवाब में एक प्रोजेक्ट पर फिर से तेजी से काम शुरू हुआ है, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी आईमैक। इसका मकसद क्या है? एक ऑल्टरनेटिव, ज्यादा तेज और ज्यादा सिक्योर ट्रेड रूट बनाना, और हाँ, साथ ही चीन के बढ़ते असर को काउंटर करना। और इसी एम्बिशियस स्ट्रैटेजी का एक और बड़ा सिग्नल है 27 जनवरी को होने वाली इंडिया ईयू समिट। देखिए, ये कोई रूटीन डिप्लोमेटिक मीटिंग नहीं है, इसे एक हाई सिग्नल इवेंट कहा जा रहा है। मतलब एक साफ ऐलान कि भारत और यूरोप अब एक गहरी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के नए दौर में कदम रख रहे हैं। और ये जो नई पार्टनरशिप बन रही है, ये जियोपॉलिटिकल यूरोप के एक नए कॉन्सेप्ट से जुड़ी है। देखिए, यूक्रेन वॉर के बाद यूरोप को ये एहसास हुआ है कि वो सिर्फ एक इकोनॉमिक ब्लॉक बनकर नहीं रह सकता, उसे एक इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल और मिलिट्री पावर बनना होगा जो अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर सके। और इस नए रोल के लिए, चीन के बढ़ते असर को बैलेंस करने के लिए उसे भारत जैसे एक मजबूत और लोकतांत्रिक साथी की जरूरत है। तो वेनेजुएला के बोल्ड मिलिट्री एक्शन से लेकर ग्रीनलैंड के बर्फीले मैदानों तक, भारत के बॉर्डर्स की उलझनों से लेकर यूरोप के साथ बन रहे नए रास्तों तक, आप देख सकते हैं बिसात बिछ चुकी है और खिलाड़ी अपने मोहरे आगे बढ़ा रहे हैं। ये दौर वाकई बहुत कॉम्प्लेक्स है, लेकिन उतना ही दिलचस्प भी। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि इस ग्लोबल चेस गेम में अगली बड़ी चाल क्या होगी, और वो चाल हम सबके भविष्य को कैसे बदलेगी।